जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सीटेट 2023 का जो दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम का डेट दोस्तों सीबीएसई की ओर से फिक्स किया गया है। कब दोस्तों ने 21 जनवरी। कब फिक्स किया गया है? 21 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस, और ईवीएस के वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है क्या ही बताऊं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मधुबनी चित्रकला है ना, यानी मधुबनी चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सीटेट के हर एक एग्जाम में रहता है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप सीटेट 2018 का बात कर लेते हैं, 2019 का बात कर लेते हैं, 2020 का बात कर लेते हैं, 2022 का बात कर लेते हैं, तो सभी एग्जाम में दोस्तों मधुबनी चित्रकला से संबंधित आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी चित्रकला जो है बिहार से संबंधित है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मधुबनी चित्रकला जो है कहाँ से संबंधित है ना, बिहार से संबंधित है। ठीक है, ये कम से कम जो है दोस्तों जितना बार एग्जाम हुआ है आपका सीटेट का है ना, जितना बार सीटेट का एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अब जो है आप लोगों का क्लासेस डेली चलेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट भी मिलने वाला है, कंटेंट के साथ साथ दोस्तों इस प्रकार का एमसीक्यू भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर टू भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा जरा देखिए। क्वेश्चन में पूछा है कि चेराव नाच कहाँ का है, यानी चेराव नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके सीटेट 2018 में, 2019 में, 2022 में। 2022 में तो जो दोस्तों दिसंबर वाला में जो एग्जाम हुआ था उसमें चेराव नाच से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था, चेराव नृत्य से क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखिएगा कि चेराव नृत्य जो है दोस्तों, चेराव नाच जो है वो मिजोरम से संबंधित है। कहाँ से न? मिजोरम से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में कम से कम मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर एक बार कम से कम मान के चलते हैं पूछा गया है। तो देखिए आगमन विधि की विशेषता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आगमन विधि में दोस्तों सबसे पहले जो है उदाहरण का क्या करते हैं ना, ज्ञान दे देते हैं, और उदाहरणों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नियम निकालते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं, उदाहरण बताते हैं। ठीक है, उदाहरण से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों उदाहरण के आधार पर हम लोग आधारित होकर के है ना कौन सी निकालते हैं, नियम निकालते हैं। ये होता है आगमन विधि की विशेषता। आगमन विधि जो होता है उदाहरण से नियम की ओर जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट 2011 और सीटेट 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और याद रखिएगा कि आगमन विधि को किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। किसने दोस्तों? अरस्तु ने दिया है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों निगमन विधि। निगमन विधि को भी किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। ठीक है, तो जैसे आगमन विधि दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है, तो निगमन विधि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है कौन? निगमन विधि। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं आगमन विधि के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों आगमन विधि क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाती है। और फिलहाल ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखिए कि किसके उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब आपको मलेरिया हो जाता है तो सिनकोना के पेड़ का छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया से बचने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2020 और 2022 में आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे पहले मनोविज्ञान को ही आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस दो महान जो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक ने कहा था। और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता है दोस्तों? आत्मा का विज्ञान, है ना, आत्मा का विज्ञान। फिर किसी ने चेतना का विज्ञान कह दिया। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्यार्थी और शिक्षक के
मध्य कैसा संबंध होता है? तो विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो होता है दोस्तों कि पिता और शिशु जैसा होता है। जिस प्रकार एक पिता और बेटे के बीच में संबंध होता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य में संबंध होता है। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सॉरी मांगना चाहूँगा ना, क्यों सॉरी दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला कि इस वीडियो में ईवीएस डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ईवीएस के साथ साथ जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, कुछ कुछ है सीडीपी के भी पोर्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक ही भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? हम क्या बोल रहे हैं कि बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों पश्चिम में है और गोवा कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, ठीक है। यानी याद रखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में दिया हुआ रहता है दोस्तों। तो देखिए कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड याद नहीं रख सकते, सल्फर ऑक्साइड का मतलब होता है SO2, ठीक है। अगर ये आप याद नहीं रख सकते हैं दोस्तों मेरे बंधु मेरे, तो ताजमहल के पीले पड़ने का कारण एक ठो बहुत बड़ा है न, क्या है? अम्लीय वर्षा, ठीक है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है दोस्तों? जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो ऊपर से जो बारिश होती है दोस्तों वो क्या होता है ना? अम्ल गिरता है, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन में दोस्तों आपका सल्फर ऑक्साइड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर में चूज किया सल्फर ऑक्साइड को, ठीक है। देखिए गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गोलकुंडा किला आप लोग देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है। तो याद रखिएगा गोलकुंडा किला जो है दोस्तों ना काकतीय राजवंश ने बनवाया था। किसने? ना काकतीय राजवंश ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या दर्शाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है दोस्तों लैंगिक जो है भेदभाव, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। आपको जहां पे एक वर्ड आ गया दोस्तों रूढ़िबद्ध, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा है, ये फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर नजर आ जाए दोस्तों, तो देखिएगा कहां पर है दोस्तों कि रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी यानी रूढ़ी से संबंधित वर्ड को ढूंढिएगा, वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो कि बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश होना क्या कहलाती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जीन पियाजे से संबंधित है और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि आपका जीन पियाजे जो है दोस्तों कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जीन पियाजे ने है जो दोस्तों क्या है ना, जीन पियाजे जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, संवेगात्मक विकास ना, नहीं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, संवेगात्मक विकास उसने नहीं दिया था दोस्तों। उसने कौन सा विकास दिया? संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तर में बांटा था, है ना। संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तर में बांटा था। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चारों अवस्था आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है कि बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश होना आत्मसातकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोस्की। कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं रहा दोस्तों जो कि जीन पियाजे से क्वेश्चन ना आया हो, उसके बाद लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन ना आया हो, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना, ये सबसे क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है। तो वाइगोस्की ने बालक के विकास हेतु किससे जो है दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान बताया है? तो वाइगोस्की जो है बोलते हैं कि एक बच्चा जो है वो समाज में रह करके ही सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे का मानना है दोस्तों कि जिस प्रकार से बच्चे बड़े होते जाते हैं, यानी बच्चे जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हुए नन्हे वैज्ञानिक है, ये जीन पियाजे का कहना है। लेकिन वाइगोस्की का कहना है दोस्तों कि बच्चा जो है जिस प्रकार का इन्वायरमेंट आप दीजिएगा उसको, उसी प्रकार से बालक का विकास होगा, ये वाइगोस्की का मानना है, ठीक है। तो फिलहाल जो है दोस्तों कि वाइगोस्की ही सही है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बांस के खंभे पर घर जो है दोस्तों असम में बनाया जाता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मत ही पूछिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पक्षी जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते थे? याद रखिएगा चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध 3 ऐसे पक्षी हैं दोस्तों जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है अपनी आंखों से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों हांगकांग में कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा मशहूर है? तो हांगकांग में जो है दोस्तों कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा मशहूर
रहा है? तो याद रखिएगा लिंग हुन फेन, है ना, लिंग हू फेन एक प्रकार का डिश का नाम है दोस्तों, जो हांगकांग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हांगकांग में बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों लोग इसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल का उदाहरण है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए फाइन मोटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइन मोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सूक्ष्म गतिक। एक पेंसिल को पकड़ने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों, आपको जो है मांसपेशी के ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। तो याद रखिएगा एक पेंसिल को पकड़ने में कौन सा कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक, जिसको फाइन मोटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कि फुटबॉल को धकेलने में कौन सा कौशल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा न क्या न सकल गतिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉस मोटर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम है दोस्तों सकल गतिक। क्या है? न सकल गतिक। याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं, धकेलते हैं दोस्तों, हमारा मांसपेशियों का द्वारा जो है फोर्स लगता है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एनईपी 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना जो है मूल्यांकन का उद्देश्य है एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व नैतिक अवस्था में आयु सीमा क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। यहाँ पे जानवर हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखावट में यहाँ पे टाइपिंग गलती है। तो 0 से 2 वर्ष है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व नैतिक अवस्था का जो है आयु सीमा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अधिक जटिल सामाजिकरण अवस्था कौन सी है? यह क्वेश्चन आता है तो किशोरावस्था। ठीक है, एडोलोसेंस को जो है दोस्तों सबसे अधिक जटिल सामाजिकरण अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अमन जो है दोस्तों शौक और वाज में अंतर और भेद नहीं कर पाता है। ये सौ हो गया और वाज, है ना, यानी सौ और वाज को जो है दोस्तों उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो अमन जो है किस अधिगम सशक्ता से पीड़ित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि जिसको पढ़ने संबंधित जो है दोस्तों विकार होता है ना, अगर विकार होता तो उस विकार का नाम होता है दोस्तों डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्यों? क्योंकि अमन जो है दोस्तों सौ और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है? तो एडोलोसेंस। ठीक है, क्योंकि बाल्य अवस्था में जो होता है दोस्तों वो गंदी अवस्था होता है, खेलने की अवस्था होता है, उसमें ज़्यादा जो है दोस्तों यौन संबंधित सोच भी नहीं आता है, लेकिन सोच आना शुरू हो जाता है दोस्तों किशोरावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23। बुद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां कैसी होती? तो बहुमुखी। कैसा होता है दोस्तों? बहुमुखी। बच्चों का बहुत सारा जो है तो दोस्तों क्या होता है? रुचि होता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? कि बौद्धिक विकास में सहायक होता है। तो याद रखिएगा बौद्धिक विकास में कौन सहायक होता है दोस्तों? मातृभाषा में शिक्षण। ये स्कूल में भी दिया जाता है दोस्तों। एनईपी 2020 भी बोलता है कि आप जो है बच्चे को शिक्षा किसमें दीजिए ना, मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा में शिक्षण। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। कि कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है? ये भी जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था? न मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र जो है वो कब से कब तक माना जाता है? इसका आयु सीमा क्या है? आई होप कि आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26। स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सीबीएसई। और यहाँ से मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, सीबीएसई का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई? और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्यों में जीन कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य में जो जीन होता है वो गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र का और एक नाम होता है क्रोमोसोम, है ना, उसमें कहाँ है मतलब जीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28।
कौन एक सामाजिक कीट नहीं है? तो याद रखिएगा बीटल जो होता है सामाजिक कीट नहीं होता है। तो सामाजिक कीट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखने को मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि अबू धाबी में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दिरहम। ठीक है, दिरहम जो है दोस्तों अबू धाबी की मुद्रा है, जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, अमेरिका का डॉलर है। ठीक उसी प्रकार से अबू धाबी का जो है दोस्तों मुद्रा क्या है ना, दिरहम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कि सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट 2022 में पूछा गया है। तो सांप पालने वाले जनजाति को क्या बोलते हैं दोस्तों ना? आपका आंसर देख रहे हैं कि आप लोगों का आंसर क्या है ना, कालबेलिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सांप पालने वाले जनजाति को क्या कहते हैं ना, कालबेलिया कहते हैं, कोलबेलिया कहते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसमें हम लोग 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सीटेट के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।